एवरीवन, मैं ममता माहेश्वरी, सोशल साइंस की टीचर, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्टडी कॉर्नर में। आज हम डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से प्रोवाइड वर्कशीट करेंगे जो क्लास 9th की है। सब्जेक्ट होगा हमारा सोशल साइंस, उसका पार्ट है लोकतांत्रिक राजनीतिक जीवन और उसी का लेसन होगा फॉर संस्थाओं का कामकाज। और आज हमारी वर्कशीट नंबर होगी 40। दिनांक है 6 अक्टूबर 2020 यानी 6 अक्टूबर 2020। और आज हमारे वीडियो का टॉपिक होगा नीतिगत फैसलों की प्रक्रिया। मेरे इस चैनल पर डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से प्रोवाइड 9th क्लास की सभी वीडियो वर्कशीट, उसके इजी एक्सप्लेन, उसके क्वेश्चन आंसर आपको सभी मिल जाएंगे। आप मेरी इस वीडियो के प्लेलिस्ट में, इस स्टडी कॉर्नर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसमें वीडियो देख सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है तो वो इस चैनल के माध्यम से डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से प्रोवाइड 9th क्लास सोशल साइंस सब्जेक्ट की सभी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एवं सब्सक्राइब करना और वीडियो को अंत तक देखते रहना, सुनते रहना, समझते रहना, बीच में स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने बीच में स्किप कर दिया तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। और इस बार जो 9th क्लास सोशल साइंस का जो भी पेपर बनेगा वह इन्हीं वर्कशीट के आधार पर बन सकता है। तो चलते हैं, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारा टॉपिक शीट नंबर 40 टॉपिक है हमारा नीतिगत फैसलों की प्रक्रिया। हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को केंद्र या संघ की सरकार कहा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर मतलब हमारे देश में, हमारा देश एक राष्ट्रीय है और उसके स्तर पर सरकार को किस नाम से भी जाना जाता है? केंद्र के नाम से या संघ की सरकार के नाम से जाना जाता है। जो लोकसभा की सरकार होती है उसे बोलते हैं केंद्र की सरकार। जैसे कि अभी केंद्र की सरकार कौन है? बीजेपी है। कौन सी पार्टी की है? बीजेपी। बीजेपी पार्टी की जो सरकार है वो केंद्र की सरकार मानी जाती है। हम आगे इन पार्टियों के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरह लोकसभा बनती है, किस तरह राज्यसभा बनती है और फिर ये कैसे केंद्र की सरकार बनती है। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उसे क्या बोलते हैं? केंद्र की सरकार को, राष्ट्रीय स्तर की सरकार को फर्स्ट नाम है उसका केंद्र की सरकार और सेकंड नाम है उसका संघ की सरकार कहा जाता है। और केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में मुख्य भूमिका निभाने वाली संस्था है। जो भी केंद्र की सरकार महत्वपूर्ण फैसले लेती है किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी विषय के बारे में, चाहे वो नीतिगत फैसले हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो देश के लिए हो, तो वो सभी कौन कौन महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं, उसकी कौन कौन भूमिका निभाती है, निभाने वाली होती है संस्थाएं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यह है संस्थाएं। सबसे पहली है विधायिका, दूसरे नंबर पे है कार्यपालिका और तीसरे नंबर पे है न्यायपालिका। तो ये मोस्ट पॉइंट है। कौन कौन सा है मैं वापस बता रही हूँ आपको। पहले नंबर पर है विधायिका, दूसरे नंबर पर है कार्यपालिका और तीसरे नंबर पर है न्यायपालिका।
तो ये तीनों संस्थाएं अपना अपना काम करती है। विधायिका क्या काम करती है? वो कानून बनाने वाली होती है। विधायिका कौन होती है? जो कानून बनाती है। जैसे कि आपने बीजेपी की सरकार में देखा होगा कि उसने 2-3 कानून बनाए। जैसे कश्मीर से 370 की धारा हट गई थी, तो उसके लिए कानून बनाया। 3 तलाक वाला कानून बनाया। अभी अभी वर्तमान में अभी जो कानून बनाया किसान बिल का, तो ये सभी जो कानून बनाने वाली है वो कौन सी होती है? विधायिका होती है। कौन होती है वो? विधायिका। अब दूसरा पॉइंट है कार्यपालिका। कार्यपालिका का क्या कार्य होता है? जो विधायिका ने कानून बनाया है, जो विधायिका ने कानून बनाया उस कानून का पालन करवाना कार्यपालिका का काम होता है। जो विधायिका ने कानून बनाया है उस कानून का पालन करना कार्यपालिका का काम होता है। और कार्यपालिका कौन होती है? जो जो जनता द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं, वही कार्यपालिका और वही विधायिका होती है। न्यायपालिका। न्यायपालिका कानून की सही समीक्षा करने वालों को न्यायपालिका कहा जाता है। कि कानून की सही समीक्षा कौन करता है? न्याय कौन देता है? अगर ये कानून गलत बना हुआ है तो उसको भंग करना या उसे इनकार करना न्यायपालिका का काम है। तो वह काम न्यायपालिका करती है। अब हमारा पॉइंट आता है राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा। अब राजनीतिक संस्थाओं के पास क्या क्या आवश्यकता होती है? तो फर्स्ट पॉइंट है कि सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि आदि मुहैया कराने की। मुहैया का मतलब आदि सहायता कराने की, आदि मतलब व्यवस्था करने की। तो ये सभी मुहैया का मतलब होता है, मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। वह कर टैक्स इकट्ठा करके सेना, पुलिस तथा विकास कार्यों पर खर्च करती है। सरकार जो भी टैक्स लेती है जनता से, जनता में सभी आ जाते हैं। किसान भी आ जाता है, व्यापारी वर्ग भी आ जाता है कि और मजदूर वर्ग भी आ जाता है। जिस मतलब एक कर की एक व्यवस्था कर रखी है, उस आधार पर जितना जिसका कर बनता है तो वो सभी सरकार लेती है और उसका वो खर्चा कहाँ कहाँ करती है? सेना पर करती है, पुलिस पर करती है, विकास कार्यों पर खर्च करती है। इस तरह के कामों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया जाता है। ये सभी काम हैं जो ये सभी संस्थाएं जो ऊपर आपको मैंने बताई थी, विधायिका, कार्यपालिका, ये सभी संस्थाएं करती हैं ताकि लोकतंत्र ठीक से काम कर सके और बड़े फैसले लेने में देश के सभी देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल हो सके। लोकतंत्र की ठीक व्यवस्था चलती रहे, इसके लिए जितने भी मुख्य मुख्य अधिकारी होते हैं, मुख्यमंत्री, उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे ऐसे करके जिला अधिकारी आए, कलेक्टर, उसके बाद में जितने जैसे जैसे का अधिकारी होते हैं वो सभी इन कानून का पालन करते हैं। अब पॉइंट आता है इन संस्थाओं में निर्णय लेने वाले प्रमुख अधिकारियों में कौन कौन है? इन संस्थाओं में जो ये ऊपर हमने संस्थाएं पढ़ी, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन संस्थाओं में प्रमुख अधिकारी कौन कौन होते हैं? जैसे कि अभी आपने बताया कि प्रमुख अधिकारी यहाँ पे शामिल होते हैं। ऊपर बताया गया है ना कि प्रमुख अधिकारी शामिल होते हैं। तो इन संस्थाओं में निर्णय लेने वाले प्रमुख अधिकारी कौन कौन है? तो सबसे नंबर 1 पर है राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति, जो कि औपचारिक रूप से
देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ये भारत देश का सबसे बड़ा प्रथम नागरिक भी माना जाता है और ये सबसे बड़ा अधिकारी होता है। और अभी वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति? वर्तमान में राष्ट्रपति है कोविंद, जिनका नाम है कोविंद नाम से जाना जाता है, रामनाथ जी कोविंद। तो ये औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है और भारत का प्रथम नागरिक भी माना जाता है। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री। अधिकांश अधिकार प्रधानमंत्री के हाथ में होता है और तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति से सिफारिश भी करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में जब अभी आपने चुनाव देखे होंगे 2019 में कि प्रधानमंत्री ही सभी अपने अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। पहले वो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है कि इसको इन पदों के लिए इन मंत्रियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। तो उसके बाद वो लिस्ट राष्ट्रपति को भेजी जाती है और राष्ट्रपति फिर उनको नियुक्त करता है। अब आता है संसद। अब कौन सा पॉइंट आता है? संसद। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि संसद किससे बनती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बनती है संसद। मोस्ट पॉइंट, वेरी मोस्ट पॉइंट कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर जो भी बनता है वो संसद बनती है। राष्ट्रपति दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है, फिर भी संसद के फैसले इनकी मंजूरी के बाद ही लागू होते। वेरी मोस्ट बात, राष्ट्रपति दोनों सदन का सदस्य नहीं होता है। वह किसी भी तरह का जनता द्वारा नहीं चुना जाता है। उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और वह किसी राज्य से भी नहीं चुना जाता है राष्ट्रपति, और न दोनों सदनों का वो सदस्य होता है। तब भी उनकी मंजूरी के बिना कोई भी कानून लागू नहीं होता, क्योंकि वह दोनों सभा के, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सभा के सदस्यों के अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अब हमारा पॉइंट आता है लोकसभा बनाम राज्यसभा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है। हमारे संविधान में राज्यसभा को राज्यों के संबंध में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। राज्यों के संबंध में, जैसे कि हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 9 अब केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो जो ये 28 राज्य हैं उन सभी में कौन सी सभा होती है? राज्यसभा होती है। तो वो सभा अपने राज्यों के संबंध में उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन अन्य अधिकतर मामलों में सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास होता है। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनका अधिकार लोकसभा के पास ही होता है, राज्यसभा के पास नहीं होता। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने में दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद होता है तो लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। अगर मान लो, यही समझ लो कि 3 तलाक का कानून है या धारा 370 कश्मीर से हटानी है, अगर राज्यसभा मना कर देती है और लोकसभा उसे मान्यता प्रदान कर देती है या उसे हटाने के लिए कानून बना देती है, तो लोकसभा की प्राथमिकता को मान्य माना जाएगा, चाहे राज्यसभा उसमें अपना समर्थन दे या ना दे। पॉइंट नंबर 2, पैसे के मामलों में लोकसभा द्वारा पारित बजट या कानून को राज्यसभा सिर्फ 14 दिन के
14 दिनों तक अपने पास रख सकती है और सुझाव दे सकती है, जबकि लोकसभा को अधिकार है कि वो उन सुझावों को माने या ना माने। इसमें जो भी बजट पारित होता है, आपने देखा होगा कि हर लोकसभा हर साल अपना बजट पेश करती है 28 फरवरी को, और उसे फिर 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाता है पूरे देश के लिए। तो वो जो भी बजट बनाती है, रेल बजट, वित्तीय बजट, जो भी बजट आता है, तो उसका सिर्फ राज्यसभा क्या करती है कि अपने पास 14 दिन तक अपने पास उस बजट को रख सकती है, और उसके बारे में जो भी उसे नहीं समझ में आता है या जो भी पॉइंट उसे बदलने हैं, तो वो 14 दिन के अंदर अंदर दे सकती है। लेकिन उन सुझावों को मानने या न मानने का अधिकार केवल किसको है? लोकसभा को, राज्यसभा को नहीं है। वो केवल अपने सुझाव पेश कर सकती है। उसे हटाने या न हटाने का अधिकार लोकसभा के पास होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। किसको करती है? मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हुआ है। देखो, ये पॉइंट आ गया आपके। अभी आपके पास दो पार्टी है, एक तो बीजेपी की पार्टी है, दूसरी पार्टी आपकी कांग्रेस की। तो अगर जनता द्वारा जिसको सबसे ज्यादा, लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं मैं आपको आगे बताऊंगी कि लोकसभा में 543 543 सीटें होती हैं। अगर इस सीटों से 300 से ऊपर किसी भी पार्टी की के सदस्य बन जाते हैं, तो वो बहुमत में, लोकसभा में बहुमत हासिल करते हैं। तो अभी आपने 2019 के चुनाव देखे होंगे, सुने भी होंगे और समझे भी होंगे कि उसमें 300 सीटें लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 453 सीटें हैं, और उसमें से बीजेपी के पास तीन 300 से ऊपर सीट आई थी। तो वो उसने क्या किया? बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया। किसमें? लोकसभा में। लोकसभा में बहुमत हासिल कर दिया। देखो, ये पढ़ा है। लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य यह कहते कि उनको मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है, तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई भी आधे से अधिक 300 में से जो सीटें आई हैं, 300 में से अगर 200 भी लोग ये कह दें कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है, तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ेगा। जबकि राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। राज्यसभा को इसके बारे में ऐसा कोई अधिकार नहीं मिला है। तो ये हमने वर्कशीट का एक्सप्लेन किया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देश की केंद्र सरकार से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख संस्थाओं के नाम बताइए। तो इसका हम आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है, हमारे देश ने राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को केंद्र या संघ की सरकार कहा जाता है। ये मैंने आपको वर्कशीट में बताया। और केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में मुख्य भूमिका निभाने वाली संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? वो है संस्थाओं के नाम: विधायिका, संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब इन संस्थाओं के कार्य क्या है? विधायिका का कार्य कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य कानून का पालन करवाना, न्यायपालिका का कार्य कानून की रक्षा करना तथा उसकी संविधान के अनुसार जांच पड़ताल करना है। क्वेश्चन नंबर 2,
राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है? तो इसका आंसर होगा, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता निम्न रूप से दिखाई देती है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाएं आदि मुहैया या सहायता करने की जिम्मेदारी होती है। पॉइंट नंबर 2, सरकार टैक्स इकट्ठा करके सेना, पुलिस और तथा विकास कार्यों पर खर्च करती है। पॉइंट नंबर 3, लोकतांत्रिक सरकार ठीक रूप से कार्य कर सके इसलिए संस्थाओं की जरूरत पड़ती है, काम का किसी एक व्यक्ति पर बोझ न पड़े। तो ये लोकतांत्रिक सरकार का कार्य होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, संस्थाओं को प्रमुख निर्णय लेने में कौन कौन सी अपनी भूमिकाएं निभाती है? कि संस्थाएं प्रमुख निर्णय लेने में क्या क्या भूमिकाएं निभाती हैं? तो संस्थाओं के प्रमुख निर्णय लेने में निम्न व्यक्ति अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। पॉइंट नंबर 2, प्रधानमंत्री सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है, प्रधानमंत्री जी करते हैं, और तथा अन्य मंत्रियों की यानी कि मंत्री परिषद की नियुक्ति में राष्ट्रपति से सिफारिश करके करता है। संसद राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा को मिलकर बनती है। संसद किससे बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर बनती है। राष्ट्रपति दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है, फिर भी संसद के सभी फैसले उनकी मंजूरी के बाद ही लिए जाते हैं, उनकी सहमति के बाद ही लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा और लोकसभा में क्या अंतर है? तो इसका आंसर होगा, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। पॉइंट नंबर 1, किसी भी सामान्य कानून को पारित करने में दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद होता है तो लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना होती है। यह आपने वर्कशीट में पढ़ा है। पॉइंट नंबर 2, धन संबंधी बजट या कानून को राज्यसभा अपने पास जो भी बजट होता है लोकसभा द्वारा, तो राज्यसभा उसे अपने पास केवल 14 दिनों तक रख सकती है। उनके द्वारा दिए गए सुझाव को मानना या न मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। पॉइंट नंबर 3, लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के चुने प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के बाद या अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर अपने पद से हट जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य में से 2/3 2/3 सदस्यों को प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। पॉइंट नंबर 5, लोकसभा भंग हो सकती है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 की आंसर है कि लोकसभा भंग हो सकती है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती। अब हमने कुछ नोट्स बनाए हैं, ये नोट देखिए, आप पढ़िए। बच्चों, सप्ताह 14 वर्कशीट है, ये वीक 14 है, चल रहा है अपना। उसकी वर्कशीट नंबर 40, 41 और 42 यानी 40, 41, 42 आपकी पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्ट 5
संस्थाओं का कामकाज से बनाई गई है। इस पाठ के प्रमुख बिंदुओं को इस चार्ट के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। संघीय केंद्र सरकार, विधायिका संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। लोकसभा 5 वर्ष के लिए सदस्यों का चुनाव होता 5 वर्ष के लिए जनता द्वारा सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और इसमें सदस्य कितने होते हैं? 550 अधिकतम सदस्य होते हैं, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, जबकि लोकसभा कभी भी भंग 5 वर्ष के बाद भंग हो सकती है। और इसके राज्यसभा के सदस्य 250 होते हैं, जिसमें 238 जनता द्वारा चुने जाते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। और 2/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं विशेष क्षेत्र से। अब हमारी आती है कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका होती है जो नौकरशाह सरकारी अधिकारी, और अस्थायी कार्यपालिका जिसमें मंत्री जो हर 5 वर्ष के बाद पद से हट जाते हैं। अब हमारी आती है न्यायपालिका। सर्वोच्च या उच्चतम न्यायाधीश। पॉइंट नंबर 2, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय। तो यह हमने सभी इस चार्ट के माध्यम से आने वाली वर्कशीट के बारे में भी पढ़ेंगे, और 40 वर्कशीट नंबर 40 का हमने क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व किए हैं।